सफेद जोड़ा। इस बेवा लड़की को किसने इजाजत दी मेरी बेटी की मेहंदी में आने की? नसीन चची नफरत से कह रही थी। अपने सफेद जोड़े की मनहूसियत मेरी बेटी की खुशियों पर डालना चाहती हो। सारे मेहमानों के बीच तमाशा लग गया। जरिश फौरन पलट गई। जरिश का शौहर वलीमे वाले दिन मर गया था। वो अपनी माँ के साथ चचा के घर में रहती। दोनों माँ बेटी का कोई सहारा ना था। सब इसे मनहूस सब्ज कदम कहते, लेकिन शादी में आए हशाम ने इस सफेद लिबास वाली लड़की को देखा तो हैरान रह गया। वो सबसे अलग थी। इसके सोगवार हुस्न ने इसे घायल कर दिया। दूसरे दिन इसके पेरेंट्स आ गए। बेवा जरिश। मेहंदी लगेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। सजी संवरी लड़कियां जोरों शोर से मेहंदी के गीत गा रही थीं। आज नसरीन चची की बड़ी बेटी मारिया की मेहंदी थी। सफेद जोड़ा पहने जरिश भी एक कोने में टिक गई थी। वो अभी काम से फारिग होकर आई थी। अम्मी के जबरदस्ती भेजने पर वो भी मेहंदी की तकरीब में चले आई, लेकिन अचानक ही नसीन चची ने इसे देख लिया था। लो भैया, तुम्हारा आना क्या जरूरी था जरिश? किसने भेजा है तुझे मेरी बेटी की मेहंदी में? नापते सफेद जोड़े की मनहूसियत तो मेरी बेटी की शादी में भी डालना चाहती है। इन्होंने इसे सबके सामने खड़ी खड़ी सुनाई थी। वो हैरान रह गई। इसकी आंखें नम हो गई थीं, जिस्म कांपने लगा। इतनी बेइज्जती, वो भी सबके सामने। सब लोग इसे ही देख रहे थे। लड़कियां भी गाना छोड़कर इसे देखने लगी। किसकी आंखों में तासुब था तो किसी की आंखों में नागवारी, मिले जुले जज्बात लिए लोग खुसर पुसर करने लगे। तो वो वहीं से पलटकर ऊपर कमरे में आ गई। अम्मी जो खराब तबीयत के बायस चादर ओढ़ कर लेटी थी, इसे वापस आते देखकर कहने लगी, क्या हुआ जरिश? मेहंदी छोड़कर क्यों आ गई? अभी अभी तो गई थी। क्यों भेजा था अम्मी आपने मुझे? सिर्फ जलील करवाने के लिए? नसीन चची ने सबके सामने मुझे मनहूस कहा, मुझे इतनी बातें सुनाई। जब भी मैं मना कर रही थी आपको, इन्हें वहां मेरा जाना बुरा लगा था। वो चाहती हैं कि मैं इनकी बेटी की शादी में कदम भी ना रखूं। कहीं इसकी बेटी भी मेरी तरह बेवा होकर बाबुल की दहलीज पर वापस ना आ जाए। इसके लहजे में तलखी थी। परवीन बेगम ने दुख से अपनी लाडली बेटी को देखा। क्या कमी थी इसके अंदर? शक्लो सूरत, कदोकामत, रंगरूप, किस चीज की खुदा ने कमी न छोड़ी थी। लेकिन कमी थी तो इसके नसीब में। ये सफेद जोड़ा इसकी बर्बादी की निशानी थी। वक्त से पहले वो बेवा होकर अपने ससुराल से वापस आ गई थी। महज 2 दिन की ब्याही दुल्हन। अब कोई मिलाद होती या शादी या फिर किसी बच्चे का अकीका, गोद भराई, कोई भी तकरीब होती, जरिश का वहां जाना ममनू था। और आज तो फिर इसके सगे चचा की बेटी मारिया की शादी थी। वो कर्ब से आंसू बहा रही थी। तभी परवीन बेगम ने ऐसे अपने सीने से लगा लिया। जल्द ही तुम्हारा नसीब भी खुलेगा मेरी बच्ची, फिर इन सब की जुबानें बंद हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। आपने सुनी नहीं थी चची की बात कि मैं जिसकी जिंदगी में भी कदम रखूंगी वो अपनी जान से जाएगा, जैसा कि आमिर अपनी जान से हाथ धो बैठा। वो लोगों की बातें अच्छे से समझती थी। परवीन बेगम ने इसे अपने सीने से लगा लिया। अगर आमिर की जिंदगी इतनी ही थी तो इसमें तेरा क्या कसूर? तूने नहीं छीनी इसकी जिंदगी। लोग जो सोचते हैं सोचने थे। इन्होंने इसे बहलाना चाहा, लेकिन वो किसी सूरत ना बहलती। नसीन चची की बातें किसी ताजियाने की तरह इसने अपने जिस्म पर महसूस की थी। कैसे लोग इसे तहकीर आमेज नजरों से देख रहे थे, और वो तो जानबूझकर एक कोने में बैठी थी ताकि किसी की नजर न पड़े इस पर। लेकिन फिर भी चची ने इसे देख लिया था और फिर सबके सामने खूब जलील किया। वो अपने गालों से आंसू साफ करते हुए माजी में खो गई। और हमेशा ऐसे ही तो होता था। जब भी इसे इस बात का ताना मिलता कि वो एक बेवा है तो खुद इसे अपने माजी पर यकीन नहीं होता था। अच्छा बेटा, तुम नहीं जा रही मेहंदी में, लेकिन मैं चली जाती हूँ, कहीं तुम्हारे चचा चची बुरा ना मान जाए।
सब मेहमान जमा हैं, इनसे ने अभी भी चची की फिक्र थी। जरिश ने तासुब से माँ को देखा। क्या करती, दोनों माँ बेटियां चचा के टुकड़ों पर पल रही थीं। इनके जुबान, इनके अंदाज, वो सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर थीं। परवीन बेगम इस पर नीचे चली गई थीं। हालांकि कई दिनों से इनकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ती वो नीचे चली गईं, जबकि जरिश ऊपर कमरे में अकेली बैठी रह गई। वो कमरे की खिड़की में बैठी उदासी से चांद को देख रही थी। अचानक ही किसी की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई। औरत की छठी हिस्स वैसे ही बहुत तेज होती है। तभी वो इधर उधर देखने लगी। हैरान सी फौरन ही उठ खड़ी हुई। सामने एक भरपूर नौजवान बड़ी दिलचस्पी से ऐसे देख रहा था, जो सहन में खड़ा फुरकान से बातें कर रहा था। वो इस कदर हैंडसम और डैशिंग था कि दूर से भी जरिश को इसकी मर्दाना खूबसूरती महसूस हो रही थी। वो फौरन ही खिड़की से हटकर छोटे पलंग पर बैठ गई थी। नीचे खड़ा हशाम फुरकान से कह रहा था, यार तुम्हारे घर में क्या आसेब वगैरह भी हैं? फुरकान हंसकर कहने लगा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? बड़ी अजीब सी बात है। सामने वाली खिड़की में एक सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी हुई थी। मुझे तो ऐसे ही गुमान गुजरा। अरे वो कोई पूछनी नहीं, बल्कि मेरी कजन है जरिश। वही सफेद कपड़े पहन कर रखती है। क्यों सफेद कपड़े, क्या बेवा है? इसने तो ऐसे मजाक में कहा था, लेकिन फुरकान संजीदगी से कहने लगा, हाँ तो बिल्कुल ठीक समझे, वो बेवा है। 2 साल पहले अचानक इसका शौहर मर गया था, वो भी वलीमे वाले दिन। तब से वो इसी सफेद रंग में नजर आती है। हशाम इस लड़की के लिए अपने दिल में अजीब सी फीलिंग्स महसूस करता। फुरकान से बात करने लगा, लेकिन नजर थी कि बार बार इस खिड़की की तरफ उठती जा रही थी, जहां वो एक झलक दिखाने के बाद दोबारा दिखाई न दी। फिर पूरी मेहंदी की तकरीब में जरिश कमरे से बाहर न निकली। अम्मी ही रात के 1 बजे वापस कमरे में आकर सो गई थी, लेकिन सोने से पहले इन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखा था, जो बड़ा ही उदास लग रहा था। लोगों की जिंदगी रंगीन थी और रौनक थी, हंसते थे, कहके थे, लेकिन इसकी बेटी की जिंदगी इन सारी खुशियों से बहुत दूर हो गई। बेख्तियार 2 आंसू इनकी आंखों से गिरकर तकिए में जज्ब हो गए थे। अगले दिन बारात होने की वजह से पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन हशाम अपने कॉटन के कपड़े लेकर फुरकान से कहने लगा, यार इन पर इस्त्री करवाओ। अच्छा मैं जरिश से कहता हूँ, एक वही है जो सबका काम कर देती है, बाकी तो सारी लड़कियों को तो अपने फैशन से फुर्सत नहीं। फुरकान इसके कपड़े उठाकर जरिश के पास ले गया। वो पहले ही कपड़ों का ढेर लिए बैठी थी। वही सफेद दुपट्टा अपने सर पर लिए वो इसी स्टैंड पर खड़ी थी। यार सारे कपड़ों को छोड़ो जरिश, पहले इन कपड़ों पर इस्त्री कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? फुरकान भाई, मैं चचा के कपड़ों पर इस्त्री कर रही हूँ, और आपके कपड़ों पर, साथ ही मुझे ममानी और मामू के कपड़ों पर भी इस्त्री करनी है। वो परेशान हो गई थी। सबकी फिक्र छोड़ो, ये मेरे दोस्त हशाम के कपड़े हैं, इससे तैयार होकर मेरे साथ चलना है, हॉल वगैरह में सेटिंग देखनी है जाकर। इससे तुम बस जल्दी से इसके कपड़े इस्त्री करो। ये कहकर वो चलता बना। जरिश ने कोफ से इन सफेद कॉटन के कपड़ों को देखा, फिर सब कपड़ों को छोड़कर वो इन पर इस्त्री करने लगी। हशाम किसी काम से इधर से गुजरा जब इसने इस स्टैंड के पास खड़ी सफेद कपड़े पहने जरिश को देखा। वो इसे पहचान गया था, लेकिन इसका चेहरा दुपट्टे की ओट में था। सर झुकाए वो तेज तेज हाथ चलाए इस्त्री कर रही थी। वो जैसे इसके करीब जाकर खड़ा हुआ, तेज परफ्यूम की खुशबू इसके नाक से टकराई थी। जरिश ने हैरत से पलट कर देखा, क्योंकि इतनी तेज और महंगी खुशबू इस घर में कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। सामने खड़े हशाम को देखकर वो एकदम से वापस चेहरा मोड़कर इस्त्री करने लगी। वो इसे पहचान गई थी। ये वही था जो रात को इसे गौर से देख रहा था, लेकिन जरिश नहीं जानती थी कि यही हशाम है, फुरकान का दोस्त।
फुरकान ने कहा कि मैं आपसे कपड़े ले लूं क्या आप ही मेरे कपड़े इस्त्री कर रही हैं? ज़रिश इसकी बेतकल्लुफी पर हैरान रह गई। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। कपड़े तकरीबन इस्त्री होने वाले थे। वो और तेजी से हाथ चलाते हुए इस्त्री करने लगी। घबराहट में अपना ही हाथ जला बैठी। हथेली सुर्ख हो गई थी, लेकिन इसने आवाज बिना निकाली। वो पीछे खड़े हशाम के सामने न जाने क्यों इतना घबरा रही थी, जो गौर से इसे देखे जा रहा था। शायद इसकी घबराहट को नोट कर रहा था। फिर जैसे इसने पलटकर इसके कपड़े थमाए थे तो वो नरमी से कहने लगा, हाथ पर कोई क्रीम लगा लीजिएगा। ये कहकर वो पलट गया था और ज़रिश हैरत से बुत बनकर खड़ी थी। ज़रिश मेरी बच्ची, ये क्या, तुम नहीं जा रही? बारात में पूरा घर चला गया, तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी? परवीन बेगम ज़रिश की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो टस से मस ना हुई। क्या कहती, अम्मी आप जानती भी हैं कि नसीन चची ने मेहंदी की रात मुझे सबके सामने कितना जलील किया, और अब मैं उनकी बेटी की बारात में चले जाऊं ताकि वो फिर से सबके सामने मुझे बातें सुनाए, मुझे मेरे सफेद जोड़े का ताना दे। वो मेरे सब्ज कदम होने के दावे करती हैं, वो भी बड़ी महफिल में। मुझसे बातें बर्दाश्त नहीं होती अम्मी। 2 साल हो गए हैं, आप चली जाएं, मैं नहीं जाऊंगी, पर भले मुझे अकेले ही घर में रहना पड़े। परवीन बेगम परेशान नजरों से ऐसे देख रही थी। अगर वो भी बेटी के साथ रुक जाती तो इसका देवर एजाज तरह तरह की बातें बनाता, और साथ ही इसकी बीवी भी। इसने पहले इन दोनों माँ बेटी का जीना हराम कर रखा था। अच्छा ठीक है, तुम नहीं जाती तो मैं भी नहीं जा रही। मैं तुम्हें यूं छोड़कर नहीं जाऊंगी अकेले घर में। परवीन बेगम ने भी न जाने का फैसला किया था। अब कि वो बेचैन सी हो गई थी। वो जानती थी कि अगर अम्मी शादी में नहीं गई, नसीन चची ने इससे बातें सुना सुना के वैसे ही मार देना है। इसलिए वो इन्हें कहने लगी कि अम्मी आप मेरी वजह से ना रुकें, आप चली जाएं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन परवीन बेगम ने हामी न भरी थी। बिलाखिर ज़रिश की इनके आगे हार मान गई। इसने जिद में आकर अपना वही सफेद जोड़ा निकाल लिया था जिसे वो हर आने जाने में इस्तेमाल करती थी। अगर वो थोड़ा सा भी मेकअप कर लेती या फिर चूड़ियां वगैरह पहन लेती तो वैसी औरतों की निगाहों ने इसे मार देना था। यही सोचकर इसने कुछ भी ना पहना और ऐसे ही सादा चेहरा लिए शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। हर शाम की बेचैन निगाहें किसी को तलाश कर रही थीं। आज बारात का दिन था। आज रात को वैसे ही इसे वापस चले जाना था, क्योंकि वो सिर्फ 2 दिन के लिए अपने दोस्त की बहन की शादी में आया था। लेकिन वो क्या जानता था कि इस शादी में इसके दिल की दुनिया तबाह हो जाएगी। इसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी जो इतनी बड़ी महफिल में कहीं दिखाई न दे रही थी। फिर वो बहाने से इस तरफ चला आया था। फुरकान से बातचीत करते अचानक ही इसकी नजर कोने में सर झुकाए बैठी ज़रिश पर पड़ी थी। जैसे इसके दिल की कलियां खिल उठी थीं। कितना सोगवार, कितना उदास हुस्न था इसका। इस महफिल की तकरीब को जैसे वो 4 चांद लगा रही थी। इसका सफेद रंग का दुपट्टा इन सारी फैशन ज़दा शोख लड़कियों से अलग ही दिखाई दे रहा था। ना कोई लिपस्टिक, ना मेकअप, हर किस्म की आराइश से पाक सादा चेहरा। क्या कुछ नहीं था इसके चेहरे पर। हसरतें, मायूसी, झिझक, और वो वहीं जैसे से अंदर से खोजने लगा। वो अपने ऊपर से जैसे इख्तियार खो बैठा था। ऐसे लग रहा था कि इसका इस शादी में आने का मकसद पूरा हो गया था। वो पुरशौक नजरों से इसे देखे जा रहा था। तभी ज़रिश, जो कितनी देर से अकेली बैठी हुई थी, इसने माँ को तलाश करने के लिए जैसे ही इधर उधर निगाहें दोहराई तो सामने ही वो खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो कुछ हैरान सी थी। जिस दिलचस्पी और नर्म निगाहों से वो इसे देख रहा था, ज़रिश का दिल न जाने क्यों पूरी तरह धड़कने लगा। इसने फौरन ही अपना चेहरा नीचे कर लिया था। वो एक बेवा थी। इसे जेब नहीं देता था कि कोई नौजवान इसे यूं देखे। इसने अपने आप को सरजनिश किया था। ये वही था फुरकान, भाई का दोस्त,
अभी भी सफेद रंग के कॉटन के कपड़े पहने वो थोड़े ही फासले पर खड़ा था, लेकिन इस रात की तरह इसके निगाहों में एक अजीब बात थी जो चाहते हुए भी जरिश नजरअंदाज ना कर पाई थी। कहाँ चली गई थी अम्मी? आप मुझे अकेला छोड़कर? वो चंद लम्हे में ऐसी बच्ची बन गई जो मेले में बिछड़ जाती है। परवीन बेगम हाँफते हुए कहने लगी, अरे बेटा, मैं लिफाफा देने गई थी नसरीन के दामाद को। जरिश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। किस जतन से अम्मी ने वो 5,000 जमा किए थे। अब्बू की मामूली आने वाली पेंशन में इन दोनों माँ बेटी का गुजारा बहुत मुश्किल था। अक्सर ही चचा अम्मी के हाथ पर चंद पैसे रख दिया करते थे, लेकिन वो भी नसरीन चची को गवारा नहीं था। इसने तफक्कुर से माँ का चेहरा देखा जो इसकी परेशानी, इसकी फिक्र में दिन ब दिन खुलती जा रही थी। जरिश, वो जो औरत बैठी है ना सामने, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कह रही थी कि आपकी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है, कहीं रिश्ता वगैरह किया है या नहीं। लेकिन जब मैंने इसे बताया कि मेरी बेटी बेवा है तो झट से इसने बात पलट दी। इनके लहजे की तलखी बता रही थी कि इनके दिल पर कितनी चोट लगी है। जरिश की आंखें नम सी हो गई थी। क्या हो गया अम्मी? आपको मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। मैंने उम्र भर शादी नहीं करनी। अच्छा, ये क्या कह रही है? तो क्या सारी जिंदगी नसरीन के बच्चों के काम करती रहेगी, इनकी नौकरानी बनकर? ये मुझे गवारा नहीं है। मैं तेरी शादी करूंगी ताकि मुझे भी सुकून मिले। कोई तो होगा अल्लाह का नेक बंदा जिसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत पैदा होगी। वो अपनी बारात लेकर आएगा मेरी दहलीज पर तुझे लेने के लिए। ये मेरी हसरत है, मेरा ख्वाब है। ये इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। वो अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रही थी। न जाने बना कि दूर आसमानों पर इस मेहरबान और रहीम ने इनकी ये सदा सुन ली है। नसीम चची जरिश को बारात में देखकर तिलमिलाई थी। वो गुस्से में कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन बेटी के ससुराल वालों को देखकर खामोश रही। लेकिन अगर घर आकर इन्होंने परवीन को जलील किया था, वैसे भी इन्हें दोनों माँ बेटी को जलील करने का बहाना चाहिए था। बारात में कितनी औरतों ने इनसे जरिश के बारे में पूछा था और वो हैरान भी थी। आपने क्या इतने सुर्खाब के पड़ लगे थे इस लड़की में? लेकिन वो पहली फुर्सत में इन्हें बता देती कि ये लड़की बेवा है। शादी के दूसरे दिन इसका शौहर मर गया था। बेचारी बड़ी बदकिस्मत है, न जाने ऐसी क्या मनहूसियत है इसकी जिंदगी में। फिर वो औरतें तौबा तौबा करती, पीछे हट जाती और दोबारा जरिश से रिश्ता जोड़ने का सोचती भी ना। वो अपने जेठ की इस खूबसूरत बेटी से शुरू से खार खाती थी। अभी इंटर में ही थी कि जब इसका रिश्ता आ गया। इस वक्त इसका बाप मुराद भी जिंदा था। वो एक सरकारी क्लर्क था। ऊपर का पोर्शन मुराद का था, जबकि नीचे का एजाज का। वो दोनों सगे भाई थे। मुराद सरकारी नौकरी पे था तो एजाज के कपड़ों की दुकान थी। शुरू का वक्त मुराद का बहुत बेहतरीन गुजरा था। एक ही बेटी थी, वो भी शादी के 10 साल बाद पैदा हुई थी, जिसका नाम इन्होंने जरिश रखा था। वो अपनी माँ की आंखों का तारा थी तो बाप की चहेती। दोनों इसे अपनी आंखों पर बैठाते थे, लेकिन वो सिर्फ 10 साल की थी जब अचानक ही मुराद का इंतकाल हो गया। ऐसे हार्ट अटैक हुआ था। ये इसकी आने वाली पेंशन से दोनों माँ बेटी गुजारा करने लगी। बस परवीन को दिन रात यही फिक्र रहती कि वो जल्दी से अपनी बेटी की रुखसती कर दें। अब इसने कद निकाला ही था कि वो 18 साल की हुई थी जब इसके लिए रिश्ता आ गया। रिश्ता इतना अच्छा और बेहतरीन ऊंचे घराने का था कि परवीन बेगम ने बिना सोचे, एक लम्हा बिना लगाया और हाँ कर दी। जरिश तो बहुत रोई थी, साफ इनकार किया कि वो भी शादी नहीं करना चाहती, मजीद पढ़ना चाहती है। लेकिन इन्होंने इसके इनकार को कोई अहमियत ना दी थी, क्योंकि बाप का साया सर पर ना था। जिस तरह पाई पाई जमा करके इन्होंने इसके जहेज के पैसे जमा किए थे, ये वही जानती थी। इसलिए वो इससे जल्द रुखसत करना चाहती थी। लेकिन परवीन बेगम को नहीं मालूम था कि किस्मत का कुछ और ही खेल रचा कर बैठी है। जब जरिश के रुखसती के अगले ही दिन
इन पर कयामत टूट पड़ी थी। तब पता चला कि जरिश के शौहर आमिर का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। वो भागम भाग देवरानी और देवर के साथ इसके ससुराल पहुंची थी। जरिश तो होशो हवास से बेगाना बैठी थी, क्योंकि इसकी सास इसे खूब मार रही थी। बामुश्किल इन्होंने अपनी बेटी को बचाया। मनहूस सब्ज कदम लड़की, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरे बेटे की जिंदगी में कदम रखा और इसे मौत ने निगल लिया। वो मुसलसल इसे मारे जा रहे थे, जबकि वो बिल्कुल गूंगी बनकर बैठी थी। हालांकि इसकी आंख से एक आंसू भी न टपका, और टपकता भी कैसे। कोई हकीकत नहीं जानता था कि इसका शौहर आमिर नशे का आदी था। जब सुहाग रात में वो दुल्हन बनकर बैठी थी, वो कमरे में आया और इसके कदमों में गिरकर बेहोश हो गया। शदीद नशे की वजह से वो अपने आपे में नहीं रहा था, बल्कि दोस्तों ने इसे हद से ज्यादा मशरूब पिला दी थी। इसी वजह से इसने जरिश को हाथ भी न लगाया था। हालांकि अगर वो होश में होता तो न जाने इस मासूम और भोली भाली लड़की के साथ क्या सलूक करता। जरिश को इससे घिन आ रही थी, जिसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी, और इसे कोई होश नहीं था। वो कालीन पर लेटा था। वो चुपके से उठी और कपड़े तब्दील कर लिए, फिर गहरी नींद सो गई। लेकिन दूसरी सुबह आमिर जैसे ही होश में आया तो वो इसे गहरी नजरों से देखने लगा। अब दिन के 10 बज रहे थे और आज वलीमा भी था। फिर वो इसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, कल तो मैंने तुझे छोड़ दिया, मुझे कोई होश ना था, लेकिन आज तेरी खैर नहीं है। वो इसे बेबाक निगाहों से घूर रहा था। जरिश को अपनी किस्मत पर रोना आया कि कैसा इंसान इसकी किस्मत में लिख दिया गया है। वो कमरे से बाहर चला गया था, लेकिन फिर 3-4 घंटों बाद पता चला कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट इस कदर भयानक था कि वो जिंदगी की बाजी हार गया। आमिर के घर वाले इसे कोसने दे रहे थे, बददुआएं दे रहे थे कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। और वो हैरान थी कि जो शख्स नशे का आदी हो, जो शख्स होशो हवास से बेगाना होकर गाड़ी चला रहा था, जिसका एक्सीडेंट इसकी अपनी किस्मत से हुआ, इसमें इसका भला क्या दोष। परवीन बेगम इन सब से बचाकर इसे वापस अपने पास ले आई थी, और अब दिन रात इनकी किस्मत पर आंसू बहाती। लेकिन एक दिन तंग आकर इसने अपनी माँ से कह दिया, क्यों रोती रहती हैं, अब अच्छा हुआ है जो वो मर गया, मैं इसी में खुश हूँ। ये सुनकर परवीन बेगम हैरान रह गई, लेकिन फिर इसने भी माँ को सच्चाई बता दी थी। वो नशे का आदी था। अपनी पूरी हकीकत बता दी कि किस तरह सुहाग रात में भी वो होशो हवास से बेगाना होकर जमीन पर पड़ा था। ये सुनकर परवीन बेगम की जान में जान आई। वो अभी तक अछोई थी कि कंवारी थी। इससे आमिर ने हाथ भी नहीं लगाया था। वो बिल्कुल पाकीज़ा माँ की दहलीज पर वापस आई थी। शायद कुदरत को यही मंजूर था। अब इन्होंने आंसू बहाने छोड़ दिए थे। सोचती थी कि जिसने इतने गम दिए, इतने आंसू दिए, खुशी का जरिया भी वही बनाएगा, और वो अपनी बेटी के अच्छे नसीब का इंतजार कर रही थी, जो अनकरीब इनकी दहलीज पर दस्तक देने वाला था। शादी के हंगामे खत्म हुए तो जिंदगी भी वापस मामूल पर आ गई। जरिश की वही रूटीन थी। पहले वो अपनी ऊपरी मंजिल का काम निपटाती और फिर नसीम चची इससे काम करने के लिए नीचे बुला लेती। इनके अपने भी 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। फुरकान भाई सबसे बड़े थे। इसके बाद मारिया थी, जिसकी अभी शादी हुई थी, और 2 बेटियां कॉलेज में पढ़ रही थीं, तो एक बेटा सबसे छोटा था। चचा का कारोबार खूब चल रहा था। घर में इनके पैसों की कोई कमी ना थी, लेकिन दोनों माँ बेटी के लिए इनका हाथ तंग पड़ जाता था। वो अभी भी अपने शौहर की मामूली आने वाली पेंशन से गुजारा करती थी। अभी शादी को 1 हफ्ता ही गुजरा था जब फुरकान माँ से कहने लगा, अम्मी हशाम के वालिदैन आना चाह रहे हैं। न जाने के सिलसिले में इसने मुझे वजह नहीं बताई, लेकिन कह रहा था कि बस वो कुछ दिनों में चक्कर लगाएंगे कराची का और हमारे घर ही आ रहे हैं। वो कुछ हैरान परेशान सा माँ को बता रहा था। नसीम चची खुश हो गई। अरे क्या कह रहे हो, इतने बड़े लोग, इनका आना इसी वजह से होगा। नसीम चची के दिल में खलबली सी मच गई थी।
یہ تمہارا دوست حشام اتنا خوبصورت ہے، امیر، میں تو کہتی ہوں تانیہ کا رشتہ اس سے کروا دو۔ تانیہ بھی چھپ کر کمرے میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ فرقان تعصب سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امی وہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں میں رشتہ نہیں کریں گے، ان کی سوچ بہت اونچی ہے، فیکٹریوں کے مالک ہیں، اس کے ماں باپ اور خود وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ میں نے اس سے دوستی اس لیے کی تھی تاکہ وہ مجھے بھی اپنے باپ کی کمپنی میں ایک اچھی نوکری دلوا دے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں مل کر بزنس پارٹنرشپ کریں گے۔ کراچی میں وہ ایک فیکٹری بنانا چاہتا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں اس دوستی پر، اور اس کے ماں باپ آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام سے آ رہے ہوں۔ فرقان نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ نسیم چچی بےتابی سے ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لگتا ہے نیچے کوئی مہمان آئے ہیں، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ پروین بیگم دوپٹہ اٹھاتی نیچے جانے لگی تو زرش نے انہیں منع کر دیا۔ کیا کرتی ہیں امی، آپ نسیم چچی کے مہمان ہیں، جب تک وہ خود سے نہیں بلاتی آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ نہ جانے کیا ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہوگی، اور وہ پھر بعد میں طنز کرے گی کہ ہماری باتیں سننے کے لیے آ گئی پروین۔ ایسے اپنی چچی کی عادت سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ نیچے والے پورشن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، شاید فرقان بھائی کی کوئی مہمان آئے تھے۔ زرش نے کھڑکی میں سے جھانک کر گلی میں دیکھا۔ بڑی سی گاڑی تھی، بالکل چمچماتی ہوئی۔ کوئی بڑے ہی لوگ ہوں گے جن سے چچی امی کو ملوانا نہیں چاہ رہی ہوں گی، جبھی تو ابھی تک بلاوا نہیں آیا، ورنہ جب بھی دو مہمان آتے ہیں اس کا بلاوا آ جاتا تھا۔ سب سے پہلے تانیہ ہی، چلو زرش تمہیں امی بلا رہی ہیں، مہمان آئے ہیں، کھانا وغیرہ پکانا ہے۔ وہ اس پر یوں حکم چلاتی تھی جیسے وہ یہاں کی نوکرانی ہے۔ وہ اندر ہی اندر جلتی بھنتی لیکن کچھ بول نہ پاتی تھی، وہ بھی صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے، وہ جو ہر وقت اس کے سامنے کہتی رہتی کہ بیٹا ہم ان کے سامنے نہیں بول سکتے۔ دونوں ماں بیٹی عزت سے سر چھپا کر اپنے ٹھکانے پر بیٹھی ہیں، یہ بہت ہے، ورنہ اکیلی دو عورتوں کا اس دنیا میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہارے چچا فرقان نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ بہت ہے۔ وہ بار بار احساس کمتری کا شکار رہتی تھی، اور ایسے ہی احساس میں انہوں نے زرش کو مبتلا کر دیا تھا۔ وہ مشین پر بیٹھی اپنی ماں کی قمیص سینے سے لگی۔ جب تانیہ کھلے دروازے سے اندر آئی تھی، تیمہ آپ کو امی بلا رہی ہیں، اور زرش تمہیں نیچے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات پر حیران رہ گئی، وہ کون سا نیچے جانے کے لیے مر رہی تھی؟ اگر تانیہ اسے نہ بھی کہتی تو وہ نیچے جانے والی نہیں تھی۔ اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے اب پروین بیگم کے لیے اوپر نیچے کے چکر لگانے بہت مشکل ہو گئے تھے، لیکن دیورانی کے ایک بلاوے پر وہ دوڑی چلی جاتی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا، صاف ستھرے کپڑے پہنے وہ نیچے جا کر بیٹھ گئے، لیکن سامنے ایک سفید رنگ والی مہنگا چکنکاری کا سوٹ پہنے ایک ان کی ہم عمر عورت بیٹھی تھی، دبلی پتلی خوبصورت، اور برابر میں بیٹھا ہوا آدمی جس نے بڑا مہنگا لباس پہن رکھا تھا۔ ان دونوں کے وجود سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ نگین آنٹی یہ زرش کی مدر ہیں۔ فرقان کے تعارف پر وہ حیران تھی کہ زرش کے حوالے سے ان کا تعارف کیوں کروایا جا رہا ہے۔ وہ عاجزی سے انہیں سلام کر رہی تھی۔ نگین بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، چلو بھائی اب ہمیں اس لڑکی سے بھی ملوا دیں جس کے لیے ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اور پھر شام کو ہمیں نکلنا بھی ہے۔ وہ صرف یہاں زرش کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ سب حیران تھے، اور خود پروین بیگم کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تانیہ منہ بناتی اٹھی تھی، جبکہ چچی دل ہی دل میں حسد اور جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ چلو تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، وہ آ کر اکھڑ پن سے زرش سے کہہ رہی تھی۔ مجھے؟ لیکن کیوں؟ کیا کھانا وغیرہ پکوانا ہے؟ اسے کوفت محسوس ہوئی تھی۔ اوہو، ایسے بن رہی ہو جیسے کچھ جانتی نہیں ہو۔ نیچے جاؤ گی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ کیوں بلایا جا رہا ہے۔ وہ اسے باتیں سنا رہی تھی۔ زرش کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ انکار کر کے مہمانوں کی بیچ میں بدمزگی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ نیچے چلی آئی۔ وہی سفید رنگ کا جوڑا جو ہر وقت پہن کر رکھتی تھی، 2-4 جوڑے ہی تھے اس کے پاس، وہ بھی ایک ہی کلر کے،
इसने जिद में आकर कोई भी कलर पहनना छोड़ दिया था। अगर लोग मुझे बेवा कहते हैं तो मैं इन्हें बेवा बनकर दिखाऊंगी। इस बात पर वो हमेशा सफेद रंग का लिबास ही पहन कर रखती थी। जैसे ही वो इन बड़े लोगों के सामने आई तो उसे बहुत झिझक महसूस हुई। नपे तले लहजे में सलाम करके वो पीछे खड़ी हो गई थी। मैंने आपके सामने आई तो इसे बहुत झिझक महसूस हुई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हिशाम की पसंद कोई आम नहीं हो सकती। वो हमेशा खास चीजों को ही पसंद करता है और ये लड़की तो बड़ी ही खास लग रही है। मुझे नगीन आंटी मोहब्बत से जरिश के चेहरे की तरफ देख रही थी, जबकि वो इनके अल्फाज पर हैरान होती कुछ ना समझ पा रही थी। खुद परवीन बेगम का दिल भी धक धक कर रहा था। नगीन ने अपने बराबर में जगह बनाई थी। इधर आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। वो कुछ झिझकती हुई इनके पास जाकर बैठ गई थी। ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। न जाने यहाँ हो क्या रहा है। फिर वो परवीन बेगम से कहने लगी, अब ये हीरा मुझे सौंप दें, मैं इसे अपने बेटे के लिए मांगने आई हूँ। इन्होंने गोया एक धमाका किया था। जरिश का चेहरा सुर्ख हो गया था, जबकि परवीन बेगम के चेहरे पर खुशी थी। नसीन चची दिल ही दिल में तिलमिला रही थी। लेकिन नगीन बहन, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानती भी हैं कि जिस लड़की का रिश्ता आप लेने आए हैं वो भी अपने कमारे बेटे के लिए, वो एक बेवा लड़की है। इन्होंने जैसे इन्हें इस फैसले से बाज रखना चाहा था, तभी हिशाम के वालिद बहराम दुरानी कहने लगे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप बहन? अगर ये लड़की बेवा है, ये आजमाइश भी इस पर अल्लाह की तरफ से आई होगी। लेकिन अगर ये लड़की बेवा के साथ बच्चे वाली भी होती तब भी हम अपने बेटे की खुशी के लिए इसका रिश्ता जरूर लेकर आते, क्योंकि हमें अपने बेटे की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। वो बड़े रसान से कह रहे थे। नसीन चची की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, लेकिन परवीन बेगम की आंखें नम थीं। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनकी साबिर और शाकिर बेटी, जो अपना हर मामला अल्लाह पर छोड़ देती थी, आज वो पाक परवरदिगार ही था जो इनकी बेटी के लिए इतना अच्छा नसीब लेकर आया था। जरिश आहिस्तगी से उठी और कमरे से बाहर चली गई। वो सीधी अपने पोर्शन में आई थी। इसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। फुरकान ने इजाज चचा को भी बुला लिया था। फिर इन्होंने हामी भर ली थी जरिश और हिशाम के रिश्ते की, क्योंकि वही इनके बड़े थे। फुरकान भी चाहता था कि ये दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश खुश यहाँ से वापस गए। तो फुरकान भी चाहता था कि रिश्ता हो जाए। इस तरह आगे इसका कारोबार भी बढ़ सकता था, जिस तरह इसने अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रखे थे। दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश यहाँ से वापस गए थे, क्योंकि चचा ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। जब इन्हें जरिश की बेवा होने पर एतराज नहीं था तो फिर भला वो कौन होते एतराज करने वाले? लेकिन नसीन चची का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। देख लो कैसी मकार है तुम्हारी भावज और भतीजी। ऐसी चाल चली कि इतना अमीर लड़का फांस लिया। इन्हें एक पल सुकून न मिल रहा था। खुद तानिया और अलिशवा भी मुंह बनाकर बैठी थीं, जबकि फुरकान और एजाज चचा इनकी अकल पर मातम कर रहे थे। क्या हो गया तुम्हें नसीन? ये जरिश का नसीब है। अगर हिशाम ने इसको पसंद किया है तो तुम इसकी आदत अच्छी तरह जानती हो। वो किसी से बात नहीं करती। वो दोनों जैसी भी थी, इनके भाई की बीवी और बेटी थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि जरिश ऐसी लड़की नहीं कि वो किसी लड़के को अपनी अदाओं में उलझा सके। वो इसके कैरेक्टर से अच्छी तरह वाकिफ थे। तो आपने इनकार क्यों नहीं किया? इनको इनकार कर देते। वो महल की रानी बनकर इस घर से रुखसत होगी। वो बेवा जिसे सारी जिंदगी सफेद जोड़ा पहनने का वादा किया था। आपके सामने इसने ही तो कहा था कि वो शादी नहीं करेगी। तो आपने रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? एजाज चचा ने सर पकड़ लिया था। क्या कह रही हो तुम नसरीन? होश में तो हो। अभी इसकी उम्र ही क्या है? 21 साल की भी नहीं हुई। क्या इसका कोई हक नहीं दूसरी शादी का? और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो कि जो पहला रिश्ता था वो इसकी बेवगी की भेंट चढ़ गया था, वो भी सिर्फ हमारी वजह से। इनकी बात पर नसरीन बेगम ने घूर कर देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हमने इससे बेवा किया था? बात ये नहीं है। जब परवीन भाभी ने हमें कहा था कि लड़के की छानबीन करें तो तुमने मुझे ये सब करने ना दिया और तुम भूल गए।
इस लड़के आमिर को जो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह माफ करे, किसी मरे हुए की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो शराब का आदी था। तुम ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने ये रिश्ता होने दिया। और आज देखो, जरिश वापस इसी दहलीज पर आकर बैठ गई। अब जब इसकी जिंदगी में खुशी आने वाली है तो तुम इसकी खुशी पर पानी ना फेरो। तुम्हारी भी बेटियां हैं। आखिरकार एजाज ने आज तो इन्हें एहसास दिलाया था, लेकिन वो ऐसी औरत थी कि इनके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। तंग आकर कहने लगी, खूब जानती हूं मैं तुम्हारी चालाक और मकार भावच को। जैसी माँ है वैसी बेटी होगी। फांस लिया होगा फुरकान के दोस्त को, वरना आजकल के दौर में कौन हमारा लड़का होगा जो किसी बेवा लड़की को अपनाएगा। मुझे तो इस बात पर शक हो रहा है। एजाज चचा ने ताज्जुब से सर हिलाया था। इस औरत को समझाना बेकार था। इस जरिश कमरे में खामोश बैठी थी। वो मुसलसल अपने हाथों को देख रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, आज तो तेरी खुशनसीबी का दिन है। देख, मैंने जितनी भी दुआएं की थी, खुदा ने वो सब मेरी सुन ली। हसने पाक परवरदिगार, वो बड़ा मेहरबान है। इसने मेरी बच्ची पर भी रहम किया और इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया। अभी तक इन्हें वो लड़का याद था, फुरकान का दोस्त। किस कदर खूबरू, खूबसूरत, ऊंचा, लंबा कद। मेरी जरिश का नसीब इतना अच्छा हो सकता है। मुझे एक दिन नहीं हो रहा था कि वो बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी, जबकि जरिश खामोश थी। फिर एकदम से इसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर परवीन बेगम गुस्से में आ गई। अम्मी, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, मुझे नहीं करनी शादी। मैंने कहा था ना कि मैं उम्र भर ऐसे जिंदगी गुजारूंगी, कभी शादी नहीं करूंगी, इसलिए आप इन्हें मना क्यों नहीं किया? क्या तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं क्यों मना करने लगी हूँ जब तेरे चचा ने हाँ कह दी और वो भी इस रिश्ते पर राजी हैं। देख बेटा, इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते, ये तेरी खुशनसीबी है। बस बेटा, अब तू इनकार करके बदशुगनी ना कर। लेकिन आपने चची की बातें सुनी? वो कह रही थी कि मैंने इस लड़के को फांस लिया, तभी इसने अपने माँ बाप को भेजा है मेरा रिश्ता लेकर। वो अभी तक लिस रही थी, इसे नसीम की सारी बातें सुन रही थी। तभी परवीन बेगम इत्मीनान से कहने लगी, बोलती है तो बोलने दो। अरे दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है। तू बेवा है तब भी वो तुझे बेवकी के ताने देती है, और खुदा ने तेरे लिए एक रास्ता निकाला है तब भी वो इस हाल में खुश नहीं है। मैं जानती हूँ वो एक हासिद औरत है, तो उसकी फिक्र ना कर। परवीन बेगम बड़े इत्मीनान से चारपाई पर लेट गई थी। इसने माँ के चेहरे की तरफ देखा। हाजन के चेहरे पर बड़ा इत्मीनान था, ऐसा सुकून की नींद जिसे वो लेने के लिए तरसती थी। जरिश हैरान थी कि इसकी निगाहों के सामने वो ऊंचा, लंबा कद का खूबसूरत नौजवान आया था। वो सच में इससे दिलचस्पी ले रहा था। इसे शादी में महसूस हो गया था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि कुछ नौजवान की आदत होती है शादी में ताका झांकी करने की। इसने इस नौजवान को सीरियस नहीं लिया था जो फुरकान भाई का दोस्त था, लेकिन इससे क्या मालूम था कि वो अपने जज्बात में इतना सच्चा होगा कि महज एक हफ्ते बाद ही वो अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज देगा। दूर आसमान पर बादल चमक रहा था। वो इससे मुस्कुरा कर कह रहा था कि जरिश जो तहज्जुद में अपने अच्छे नसीब की दुआ मांगती थी, वो सब इसकी दुआ के गवाह हैं। तभी तो वो बहुत ऊपर अर्श पर पहुंच गई थी। वो मुस्कुराते हुए लब कुचल गई थी। अंदर ही अंदर दिल की कली तो इसकी भी खिली थी। तभी तो गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। आज हशाम के पेरेंट्स आ रहे थे इसे अंगूठी पहनाने के लिए। चचा ने सारा बंदोबस्त नीचे कर रखा था। फुरकान भी सारा इंतजाम देख रहा था। इनके साथ कुछ मेहमान भी आने वाले थे, लेकिन हशाम नहीं, क्योंकि वो अभी नहीं एक ही बार आता। इसकी बारात लेकर वो बैठी उंगलियां मसल रही थी जब परवीन बेगम इससे कहने लगी, मेरी बच्ची जल्दी से तैयार हो जा। देख, तेरी सास ने कितना खूबसूरत जोड़ा भेजा है। वो बार बार नगीन बेगम की भेजी हुई चीजें देख रही थी जिनकी कीमत लाखों में थी। वो गुलाबी रंग का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत था। आज पहली बार वो सफेद लिबास उतारकर ये गुलाबी रंग पहनने वाली थी। ऐसे सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं नहीं पहन रही अम्मी, ये जोड़ा इतना भारी है। अब इसे इन हल्के फुल्के सफेद रंगों की आदत हो गई थी, तो
یہ رنگ اس کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ سب کیا کہیں گے کہ میں ایک بیوہ ہوں اور ایک گنوارے لڑکے سے شادی کر رہی ہوں۔ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ میری پگلی بیٹی، اتنا سمجھایا تجھے لیکن تیری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ لوگوں کی باتوں پر کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے۔ ان کی باتیں جو دوسروں کو غیر تحفظ، غیر یقینی فراہم کرتی ہیں۔ تم اپنی ماں کی بات نہیں مانو گی جو تمہاری خوشی کے لیے جیتی ہے، اس پر زندہ ہے کہ ایک دن میری بیٹی مسکرائے گی، ایسے ہی جیسے باقی لڑکیاں اپنی زندگی میں خوش ہیں، رنگوں سے پھیلتی ہیں، ہاتھوں پر مہندی سجاتی ہیں، کلائیوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں۔ میں بھی یہ سب چاہتی ہوں۔ میں تجھ پر یہ سفید رنگ نہیں دیکھنا چاہتی۔ ان کی آنکھیں نم دیکھ کر زرش بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی، پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے تیار ہو گئے۔ جیسے تیار ہو کر بیٹھی تو پروین بیگم نے اس کی نظر اتاری تھی۔ گلابی رنگ کے جوڑے میں وہ آسمان سے اتری ایک نازک سی پری ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی جو آج اسے کسی سہیلی کی طرح تیار کر رہی تھی۔ اسے سب بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں شور سا ہوا، شاید مہمان آ گئے تھے۔ نسیم چچی اور اس کی بیٹیاں اس سے بلانے تک نہیں آئی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر شدید حسن اور جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ ماریا بھی آج اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھی، پھر وہی سے بلانے آئی۔ چلو میڈم، تمہارا بلاوا آ گیا ہے۔ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید اس کے اونچے نصیب پر حسد کا شکار تھی، لیکن آج اس کا قیمتی جوڑا زیورات دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ایک دم ہی اس کی سج دھج بدل گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور پھر مہمانوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئی۔ نگین آنٹی نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو کومل بیٹا۔ تم بھابھی کی 2-3 تصویریں بنا لینا۔ شام نے مجھے خاص طور پر کہا ہے کہ مجھے ساتھ نہیں لے کر جا رہی، لیکن میری ہونے والی بیوی کی تصویریں ضرور لے کر آنا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ میرے بھیجے ہوئے کپڑوں میں وہ کیسی لگ رہی ہے۔ نگین آنٹی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ یہ سب کچھ بڑا عجیب لیکن بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نگین آنٹی نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ انگلی میں سفید نگینہ دمک رہا تھا۔ وہ گولڈ کی نہیں بلکہ ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خود نسیم چچی بھی حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ پھر نگین آنٹی اس کی شرم و حیا دیکھ کر اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ وہ ان کی بات پر سر ہلا رہی تھی۔ ماحول بڑا ہی خوشگوار تھا۔ پروین بیگم کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ انہیں یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے اچھے نصیب کی دعا ضرور کی تھی، لیکن اس کی مانگی دعائیں آسمان کو چھو کر واپس نہیں آئی تھی، بلکہ اوپر بیٹھے مالک نے ان دعاؤں میں ایسی تاثیر پیدا کی کہ زرش کی زندگی باغ باغ ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی رنگ آ گئے تھے۔ اب وہ بھی ہاتھوں پر مہندی لگائے گی، کلائی میں چوڑی پہنے گی، جو دل چاہے گا وہ رنگ اوڑھے گی۔ لوگوں کا خوف نہیں ہوگا اسے، کوئی تانا نہیں دے گا کہ وہ سبز قدم ہے، ایک بیوہ ہے، اسے سب زیب نہیں دیتا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ جاتے ہوئے نگین آنٹی اور بہرام دورانی ہزاروں روپے اس پر وار کر گئے تھے۔ یہ سب حشام کی وجہ سے ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، ان کی جائیداد کا وارث، جو شادی کے کئی سال بعد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی تھی، تو پھر یہ خواہش کیسے پوری نہ کرتے؟ جب سے مہمان واپس گئے تھے، نسیم چچی کے سینے پر سانپ لٹ رہا تھا۔ میں یہ منگنی ختم کروا کر رہوں گی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی کہ میری بیٹیاں غریب مڈل گھرانوں میں بیاہ کر جائیں اور پروین کی بیٹی اتنے رئیس خاندان میں۔ یہ کیسا انصاف کر رہے ہیں آپ؟ وہ شوہر کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی۔ خدا کا خوف کریں امی، اگر یہ منگنی ختم کروا دی تو میں جو سرمایہ لگا رہا ہوں اپنے کاروبار پر، اپنی فیکٹری پر، وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم زرش اور حشام کی شادی ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ شادی ہو گئی تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، خاص طور پر میرا۔ ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر حشام نے میرے ساتھ سرمایہ کاری کی تو میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے پر تیار ہیں۔
فرقان کو اپنے کاروبار کی فکر تھی اور ماں کو اس کی عقل ہی نہ تھی، بس وہ تو حسد اور جلن کی ہوس میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ بالآخر شوہر اور بیٹے کے سمجھانے پر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اب نازش نیچے آتی تھی اور نہ ہی پروین بیگم، کیونکہ جب بھی وہ دونوں نیچے آ کر بیٹھتی تو نسرین چچی نے کچھ نہ کچھ سنا دیتی، اور ان کا رویہ بھی ان کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا تھا۔ زرش سوچتی کہ وہ چند دن کے مہمان ہے، ساری زندگی اس نے چچی کی باتیں برداشت کی تو ابو کو نہیں جواب دی پائی۔ ساری زندگی اس نے چچی کی باتیں برداشت کی تو اب وہ انہیں جواب دے کر برا نہیں بنے گی۔ وہ ان کی کڑوی باتوں پر مسکرا کر اوپر چلی جاتی۔ پھر 4-5 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ پروین بیگم نے اپنی حیثیت سے زیادہ زرش کو جہیز دینا چاہا، لیکن آج حشام نے کسی قسم کا جہیز لینے سے منع کر دیا تھا۔ زرش کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، نہ جانے آنے والی زندگی میں اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پہلی زندگی اس کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیل چکی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اس کی زندگی حشام کے ساتھ بہت خوشگوار اور حسین گزرے، کہ اسے بابل کے گھر کی یاد بنائے۔ آج وہ سفید رنگ کا جوڑا ہمیشہ کے لیے اس نے اپنے وجود سے الگ کر دیا تھا۔ لال رنگ کا لہنگا پہنے وہ حشام کی دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی، بار بار ماں سے لپٹ کر روتی، اب اکیلے کیسے رہیں گی امی؟ نسیم چچی کا مزاج دیکھیں، ماریا، لشپا، کوئی بھی تو آپ کا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پروین بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی، تیرے پاس آ کر رہوں گی، میری پریشانی کیوں لیتی ہے؟ میں اکیلی جان، بس تو اپنے گھر میں خوش رہے، میری یہی دعا ہے میری بچی۔ پھر نکاح کے بعد اسے حشام کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا، جو بہت ہی خوش لگ رہا تھا۔ اونچا لمبا قد، شاندار دلہا، جس نے بھی دیکھا دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ اس پڑوس کی عورتیں، رشتہ دار عورتیں جو اسے تانے دیتی تھی کہ وہ ایک بیوہ ہے، اس کے اوپر صرف سفید رنگ ہی اچھا لگتا ہے، لیکن آج خدا نے اس کا جو نصیب لکھا تھا، اسے دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ سچ میں ہی کسی بھی لمحے کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حشام اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ محل نما گھر میں لے آیا تھا اور وہ اس کے کمرے میں بیٹھی گھبرا رہی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، بہت ہی بڑا کمرہ تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ دھیمے سے لہجے میں اسے سلام کیا تھا۔ جب پہلی دفعہ حشام نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ کسی بھی میک اپ سے خاک تھا، لیکن آج گلاب لبوں پر سرخی اور گالوں پر لالیں بکھری تھی۔ اوپر سے شرم و حیا سے جھکی ہوئی اس کی آنکھیں بار بار لرز رہی تھیں۔ پھر حشام نے اسے ایسے چھوا جیسے وہ کوئی مقدس کتاب ہو۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ کیسے پہلی نظر میں ہی اس کی پاکیزہ خوبصورتی اس پر جادو کر دیا تھا۔ وہ شادی سے واپس آیا تھا، لیکن اس کا دل وہیں کسی پر رہ گیا تھا۔ آج دیکھو میرا دل میرے پاس آ گیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ زرش اس کی باہوں میں سمٹ گئی تھی۔ پھر اس نے دنیا کی ہر تکلیف، ہر غم بھلا کر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ اپنے دل میں ڈھیروں اطمینان لیے اس نے ایک ایسی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ شادی کے 2 مہینے بعد وہ ماں سے ملنے آئے تھے۔ چچا کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر نسیم چچی سے ملنے لگی تو انہوں نے منہ بنا کر ہاتھ پھیرا تھا، لیکن وہ سب کے لیے تحفے تحائف لائی تھی۔ حشام بھی اس کے برابر میں بیٹھا تھا، جس کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی۔ پروین بیگم بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں کہ وہ اپنی ساس سے کہنے لگا، آنٹی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ کی بیٹی ہر وقت آپ کو یاد کر کے اداس رہتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ 1 منٹ کے لیے وہ اداس ہو۔ وہ ان کی منتیں کر رہا تھا، ارے میرے بچے، میرا کیا کام ہے، تم دونوں میاں بیوی اپنی زندگی میں خوش رہو، میں یہاں پر بہت پرسکون ہوں۔ لیکن جانے سے پہلے زرش نے فرقان سے وعدہ لیا تھا، فرقان بھائی آپ امی کا بہت اچھے سے خیال رکھنا، میں کوشش کروں گی کہ وہ کسی طرح میرے ساتھ
आने पर चलें। इस्लामाबाद में फुरकान ने इसके सर पर हाथ रख दिया और कहने लगा, क्यों नहीं, मैं ताइमा का बहुत ख्याल रखूंगा, तुम परेशान मत हो ज़रिश। वो नसीन चाची, मारिया, तानिया, लिशबा सबके लिए तोहफे तहाइफ लेकर आई थी। महंगे महंगे तोहफे देखकर नसरीन चाची का दिल भी पिघल गया। अब तो इस लड़की की कदर करनी ही पड़ेगी, आखिर को मेरे बेटे का मुस्तकबिल भी इसके शौहर के साथ जुड़ा है। वो दिल ही दिल में सोचते मुस्कुराते हुए ज़रिश से बात कर रही थी। ज़रिश छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए इसके गुलाबी गाल दहक रहे थे। ये सब इस वजह से था क्योंकि हिशाम ने इसे अपनी मोहब्बत के रंग में रंग दिया था।